हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड के चैप्टर के बारे में। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ मैराथन क्लास। थोड़ा थिंग्स आर गोइंग टू बी मूविंग वेरी फास्ट। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी है और आपको रिवीजन करना है, बुक खोलने का टाइम नहीं है, या आधे घंटे में आप आराम से पूरा का पूरा डिमांड कंप्लीट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिमांड। सो डिमांड करने से पहले हम लोग को ये समझना है कि डिमांड में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को डिमांड का डेफिनेशन पढ़ना होता है। तो डिमांड का डेफिनेशन में 3 चीज़ एप्लीकेबल है, अगर आप समझे। एक हम लोग बोलते हैं इट हैज़ टू बी अ डिज़ायर, जहाँ पर विलिंगनेस का बात आ जाता है, और दूसरा आ जाता है परचेजिंग पावर, जहाँ पर एबिलिटी का बात आ जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम डिमांड कहते हैं। तो बेसिकली डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इन चारों में से कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ इच्छा है, पैसे नहीं है, तो मात्र डिजायर है। लेकिन अगर आपके पास इच्छा नहीं है पर पैसे है तो वो डिमांड ही नहीं बन सकता। आपके पास इच्छा है, पैसे है, लेकिन उसका कोई प्राइस नहीं है, या उस प्राइस पर आपको नहीं लेना है। मान लीजिए कोई कमोडिटी है जो आपको लगता है मतलब आपके बजट में है और आप वो लेना भी चाहते हैं, पर उसकी प्राइस थोड़ी महंगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका डिमांड बनेगा। डिमांड का मतलब है वो डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, उस दाम पर एक समय के लिए आपको वो चाहिए और आपको खरीदने की क्षमता भी हो, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। अगर आप आगे बढ़े इस चैप्टर में, हम अगला डिस्कशन जो करते हैं वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड टाइप्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट। बहुत लोगों को लगता है ये एक जन का है, ये तो बहुत लोगों का है। ये ट्रू नहीं है। वन इकोनॉमिक यूनिट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे को देखना है कि डिमांड क्या है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल का, तो आपको क्या लग रहा है, वो मार्केट डिमांड हुआ कि इंडिविजुअल डिमांड? सी डिपेंड करता है। वेस्ट बंगाल अगर आप देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इंडिया, इंडिया आपका बन जाता है मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट सारे स्टेट्स का, नॉट पर्सन, वन इकोनॉमिक यूनिट। तो अगर आप देखें एक वन इकोनॉमिक यूनिट पे फोकस करें तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट करें तो मार्केट डिमांड है। फॉर एग्जांपल कैलकाटा, कोलकाता में अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू बंगाल बन जाता है मार्केट डिमांड और कोलकाता बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड। कोलकाता देखिए, कोलकाता में पार्क स्ट्रीट का एरिया देखना चाहते हैं, पार्क स्ट्रीट बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड, कोलकाता बन जाता है मार्केट डिमांड। सो इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव व्हेन वी स्टडी इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इट कुड बी जस्ट टू पीपल एज कंपेयर्ड टू 50 पीपल। So we need to understand our economic unit is one or more than one. Then we have something known as ex ante versus ex post. तो अगर आप जानते हो, एंटे का मतलब होता है प्री, पोस्ट तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारा जो टाइम होता है AM PM, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। तो एंटे का मतलब होता है थॉट ऑफ। अब कुछ बच्चों को लगता है ये ना डिजायर है, नहीं, डिमांड था, पैसे थे, खरीदना था, दाम भी सही लगा, सोचा 5 जीन्स खरीदेंगे, दुकान में गए सिर्फ 3 अवेलेबल था। एक्चुअली में आप 3 खरीदते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट इज परचेज्ड बाय द कंज्यूमर इज एक्सपोज डिमांड। हाउएवर व्हाट यू वांटेड टू बाय, हैविंग द परचेजिंग पावर फॉर दैट डिमांड, जितना सोचे थे, जो एक्चुअली खरीदे वो एक्सपोज्ड, जितना सोचे थे वो एक्स एंटे। फिर अगर आप आगे बढ़े मेरे साथ, एक आता है आपका जॉइंट डिमांड। प्लीज भगवान के लिए मत बोलिएगा कि जॉइंट डिमांड है, नहीं, जॉइंट डिमांड का मतलब व्हेन 2 गुड्स आर बीइंग डिमांडेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, या मान लीजिए पेन एंड इंक, ये जब व्हेन 2 गुड्स आर बीइंग डिमांडेड टुगेदर दैट इज नोन एज अ जॉइंट डिमांड। फिर आते हैं हमारा, मान लीजिए डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड में लोगों को लगता है बहुत सिमिलैरिटी, पर पूरा डिफरेंट है। डिराइव डिमांड जो है ना, वो एक ही कमोडिटी को जब आप डिमांड कर रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल भी इनडायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, जब आप फोन यूज करना चाहते हैं या फोन खरीदना चाहते हैं तो आप साथ साथ प्लास्टिक और आयन बैटरी भी डिमांड कर रहे हैं। आप अलग से उसको नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आप फोन के साथ फोन कवर सोचें
तब वो बन जाता है जॉइंट डिमांड। जब दो सेपरेट प्रोडक्ट्स को आप डिमांड कर रहे हैं एक साथ, तो उसका मतलब होता है जॉइंट डिमांड। जब इसी बॉटल को आप डिमांड कर रहे हैं पर आप बोल रहे हैं नहीं इसमें तो मैं प्लास्टिक भी डिमांड कर रहा हूं इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब उसी का रॉ मटेरियल हम जब बोल रहे हैं तो वो बन जाता है डिराइव डिमांड। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लाइन बुक में है और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या बोल रहा है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिराइव डिमांड फॉर होम, द प्रोड्यूसर। अगर हमको कुछ बनाना है तो हमको यार लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो लगेगा ही, तो हम इनडायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंपोजिट डिमांड। एक कमोडिटी जब आपके मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे मान लीजिए आज के जमाने के एग्जांपल दूं तो फोन, आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप फोन से गेम कर रहे हैं, आप फोन से बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो बेसिकली एक कमोडिटी है पर वो आपको मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करके दे रहा है। जैसे अगर ट्रेडिशनल एग्जांपल लें, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से आप खाना भी गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप कपड़े भी धो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रूम ठंडा कर रहे हैं, कभी गर्म भी कर रहे हैं। सो वन कमोडिटी सेटिस्फाइंग मल्टीपल वांट्स इज कंपोजिट डिमांड। तो ये रहा हमारा फर्स्ट और सेकंड डिस्कशन। What is demand? Desire backed by purchasing power at a particular price for a particular period of time. Types of demand में 7, ex ante, ex post, individual market 4 हुआ, derived demand, composite demand, और I think छूट गया, joint demand हो गया, 2, 4, 5, 6, एक क्या रह गया, सप्लीमेंट्री डिमांड भी होता है। सप्लीमेंट्री डिमांड का मतलब मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, when two goods are competing with each other, टी एंड कॉफी, they are known as supplements to each other, substitutes to each other, तो वो भी सब्स्टिट्यूट डिमांड है। उतना रेलेवेंट नहीं है पर ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लीजिएगा, 7 टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मेन क्वेश्चन पे आते हैं, पहला बड़ा क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसको हम डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। आपका डिमांड किन किन चीजों पे निर्भर है, आप कोई चीज ज्यादा या कम करेंगे खरीदना, वो किस पर निर्भर है। देखिए आप खरीदेंगे ये आपके ऊपर है, आपकी डिमांड बन चुकी है, डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर है। अब वो बढ़ेगा कि गिरेगा वो किसके ऊपर है, ये आपको समझना है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 पार्ट में, मात्र 2 पार्ट, एक प्राइस और दूसरा अदर्स। आप प्लीज नोटिस करें कि प्राइस की इज्जत बहुत ज्यादा है, इतनी इज्जत है इसकी कि बोल रहा है देखो मेरी वजह से अगर आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब मैं अलग हूं, और बाकी किसी के भी चेंज कारण हो रहा है, कुछ भी कारण हो गया हो, कोविड हो गया हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, आप गरीब हो गए, आपकी लॉटरी लग गई, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अदर फैक्टर्स में बोलेंगे। या तो मेरी वजह से, प्राइस की वजह से चेंजेस होगा, या कुछ और में बहुत कुछ चले जाते हैं। बुक में 11 पॉइंट है, आप 20-25 भी सोच सकते हैं। प्राइस बोलता है जब प्राइस कमेगा क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ेगा। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी 3 बार बोल रहा हूं, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। यहां पर प्राइस में जब परिवर्तन आता है तो हम बोलते हैं कि जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आए, मान लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, जेनेरिकली स्पीकिंग आपका डिमांड में परिवर्तन है, प्लीज नोटिस करिए ये QD है और ये D है। सो पहला डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन अदर फैक्टर्स। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट और इसको बोलते हैं शिफ्ट। इधर हम बोलते हैं चेंज हुआ किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, QD में चेंज हुआ, QD क्वांटिटी डिमांडेड। इधर हम क्या बोलते हैं, यहां हुआ चेंज इन डिमांड, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अगर मैं बोलूं आपको यहां पर जब ये बढ़ा है इसका नाम दिया गया है एक्सटेंशन, और यहां पर जब ये गिरा है, प्राइस बढ़ने पर जब क्वांटिटी गिरा है, लड़ाई क्वांटिटी प्राइस पर नहीं है, तो इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। और मान लीजिए क्या हुआ ना, नोटबंदी हो गई। अब नोटबंदी के चक्कर में आपने कोई कमोडिटी ज्यादा डिमांड कर ली या कम डिमांड कर ली, या कोविड हो गया, कोविड की वजह से लोगों के घर में सैनिटाइजर पहुंच गया, इससे पहले लोग हाथ नहीं धोते थे, अब देखिए किस प्रकार से लोग पागल हो गए हैं कि किसी के सामने जाते हैं तो पहले सैनिटाइज करते हैं। तो अचानक से price of the sanitizer remaining the same, there was a change in some other factor but for price, इसका नाम हम बोलते हैं increase अगर बढ़े, decrease अगर गिरे। तो प्लीज समझने की कोशिश करिए, डिमांड के सिर्फ एक्चुअली में 2 ही डिटर्मिनेंट है, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर।
प्राइस में चेंज आए तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है। अगर अदर फैक्टर में चेंज आए तो चेंज इन डिमांड हुआ है। अच्छा, चेंज इन डिमांड का दो पार्ट क्या है, इंक्रीज है और डिक्रीज है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के क्या पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। इसको और क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं चेंज इन डिमांड। इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये अलग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आई होप यहाँ पे 4 डिफरेंस ऑफ डायग्राम आप अभी बाद में करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर पाए। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, उसका कारण है कि हम लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं और हम लोग को सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं हाफ एन आवर के अंदर ईच चैप्टर। तो अगर आप पूरा खत्म करना चाहते हैं सिलेबस, तो 8 घंटे में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट सवाल जो आता है, अदर फैक्टर्स पे बात करना है। अदर फैक्टर्स मतलब कि फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में पहला पॉइंट क्या है, प्राइस। दाम कमेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। किसके टाइम पे, प्राइस के टाइम पे। और यहां पे अलग है 11 पॉइंट, वो 11 पॉइंट हम लोग अलग से बात करेंगे अदर्स में। अदर्स में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मान लीजिए आपकी इनकम में परिवर्तन आती है, मतलब इनकम बढ़ जाता है। इसके 3 केस बनेंगे सर। अगर तो वो कमोडिटी नॉर्मल गुड है, आप क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर वो कमोडिटी का आपकी इनकम गिर जाती है, आप क्या करेंगे, आप डिमांड कम करेंगे। फॉर दैट इट हैज टू बी ए नॉर्मल कमोडिटी। इसका डायग्राम इन्होंने ऐसे दिखाया। इन्होंने बोला देखिए यहां पर हम ले रहे हैं इनकम, यहां पर हम ले रहे हैं डिमांड। अगर आप यहां देखिए एक अपवर्ड स्लोपिंग कर रहे हैं, रिश्ता जो है इनका वो पॉजिटिवली स्लोपिंग का है। तो इसीलिए क्या हुआ, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ गया, इनकम गिरने पे डिमांड गिर गया। अगर मैं बोलूं नहीं, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, गंदी क्वालिटी के गुड्स, गंदी क्वालिटी के गुड्स के केस में अगर हम अमीर हो जाते हैं तो हम गंदी क्वालिटी वाला गुड्स का कंजम्पशन गिराना चाहेंगे। अगर हम गरीब हो जाते हैं, भगवान ना करे, पर हमारी इनकम गिर जाती है, तो हम गंदी क्वालिटी वाला डिमांड ज्यादा करते हैं। सोचिए बासमती चावल, इनकम बढ़ने पर आप ज्यादा खरीदेंगे, इनकम गिरने पे कम खरीदेंगे। लेकिन जो गंदा क्वालिटी का चावल होता है या जो गंदा क्वालिटी का दाल है, अगर आप अमीर हो जाएंगे, आप बोलेंगे हमको नहीं खाना अब से। पर ये ना एक दिन में नहीं होता है, एक दिन नहीं होता कि अच्छा आपके 500 रुपए बढ़ गए तो चलो आज से चलो पोर्शा निकालो, रोल्स रॉयस निकालो, आज से तो महंगी चीजें खरीदनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपके इनकम के बढ़ने पर आप गरीब वाला कमोडिटी ज्यादा कम करते हैं कंज्यूम, पर फिर घूम जाते हैं। सो इसीलिए एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व की तरह आपको यहां पर इनकम का भी एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इनकम बढ़ेगा, इनकम गिरेगा, डिमांड रहेगा सेम। जैसे मान लीजिए नमक, आपके घर में अगर आपका इनकम बढ़े गिरे, आप नहीं बोलेंगे अरे मेरे तो प्रमोशन हुआ है आज मम्मी 4 चम्मच ज्यादा नमक डाल देना, नहीं होता है। तो डिमांड जब सेम रह जाए तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ कमोडिटी के वजह से अगर इनवर्स रिलेशनशिप हो तो वो इंफीरियर गुड है, पर वो इनवर्स रिलेशनशिप थोड़ा बाद से शुरू होता है। और यहां पर अगर आप देखिए पॉजिटिव रिलेशन है डायग्राम में, यहां पर भी इन्होंने एक ही बात बोली है, डायरेक्टली नहीं होगा, एक पॉइंट पे आकर आप कांस्टेंट होंगे। बुक में इसको डायग्राम को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक इस प्रकार का कंफ्यूजिंग डायग्राम दिया है। आप घबराइएगा मत, तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अदर्स के अंदर था इनकम। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। 11 पॉइंट है सर अदर्स में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ लोग हैं जो आईफोन के दीवाने हैं, कुछ लोग हैं नोकिया के दीवाने हैं, कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों HTC के भी दीवाने हैं। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस है भैया, अगर ज्यादा हमको पसंद है कोई कमोडिटी, चाहे मेरा इनकम कम हो ज्यादा हो, हमको नहीं फर्क पड़ता, हम तो यही खरीदेंगे, है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मान लीजिए अगर पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, तो आप डिमांड इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डिमांड इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज से नफरत हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप उसको नहीं खरीदते हैं। तो एक डिमांड में डिक्रीमेंट आ जाता है। यह है आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ अदर्स। टोटल में 3 डिटर्मिनेंट हुए। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपके सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पर है कि 2 कमोडिटीज अपने लिए एक साथ कंपीट कर रही हैं। तो कंज्यूमर के लिए क्या हो सकते हैं, एज ओल्ड एग्जांपल है टी कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल एज ओल्ड एग्जांपल कार पेट्रोल।
एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपको, अपने एग्जाम में आप कभी भी कोक पेप्सी या कोई नाइकी एडिडास या ये एग्जाम्पल ना दें। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड के सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स खोजते हैं। पर अगर आप समझने के लिए बात करें, अगर आपकी प्राइस कांस्टेंट है, आप कौन है? आप चाय हैं, चाय में परिवर्तन होता ना तो ये पॉइंट पे जाते हैं हम, दिस पॉइंट, प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है तो कॉफी का प्राइस चेंज हो रहा है। तो प्राइस ऑफ टी को कांस्टेंट मान के अगर हम बोले कॉफी महंगी हो गई है, प्राइस ऑफ टी ना आज भी 10 की है, कल भी 10 की थी। कॉफी जो है मान लीजिए पहले 10 की थी, अब ये 12 की हो गई है। तो परिवर्तन ओन प्राइस पे है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस पे है? सब्स्टिट्यूट की प्राइस पे है। अब क्योंकि ये रिलेटिवली महंगी हो गई है तो हम कॉफी से शिफ्ट करके कुछ लोग टी पर चले जाएंगे। तो कैसा रिश्ता बन रहा है? इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अदर सब्स्टिट्यूट राइजेस, डिमांड, क्वांटिटी नहीं, डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी, ऑफ दी ओन कमोडिटी विल इंक्रीज। इफ प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट फॉल्स, मतलब मान लीजिए कॉफी सस्ती हो गई, आप चाय छोड़ के उधर चले जाएंगे और चाय की जो डिमांड है कम हो जाएंगी। कुछ बच्चे बहस करते हैं, नहीं हम तो चाय वाले लोग हैं, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, हम तो चाय पीते हैं। देखिए वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बातें कर रहे हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब आप दूसरा पॉइंट किए थे तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट था। जब आप एक फैक्टर पढ़ते हैं तो दूसरा फैक्टर को हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट। जब प्राइस में चेंज है तो इनकम कांस्टेंट है, जब इनकम में चेंज है तो प्राइस और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज है तो इनकम कांस्टेंट है। सो जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज है तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है। सो इसका ध्यान रखिएगा कि जब हम एक डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो ये दूसरा वाला कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये मान के चलना होगा। ये हुआ सब्स्टिट्यूट का बात। तो अगर आप देख पाए सब्स्टिट्यूट्स के साथ, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, सब्स्टिट्यूट के साथ आया पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा दूसरा वाला, प्राइस कमने पे क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा दूसरा वाला। कॉम्प्लीमेंट में सर उल्टा होता है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं हम रिलेटिवली डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डिमांड फॉर कार कम कर देते हैं। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो गिर जाए तो रिलेटिवली हम क्वांटिटी डिमांडेड जो है कार की रिलेटिवली बढ़ा देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है इनवर्स रिलेशनशिप और सब्स्टिट्यूट के साथ आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो कितने डिटर्मिनेंट हो गए? प्राइस हो गया, इनकम हो गया, इनकम में 3 हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। तो टोटल में हो गए आपके 4 डिटर्मिनेंट। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मान लीजिए अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, अभी दाम चेंज हुआ नहीं है सर, एक्सपेक्टेशन है कि कोई कमोडिटी महंगी होने वाली है, आप आज क्या करोगे? ज्यादा खरीदोगे। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा, रुकना यार अभी क्यों ले रहा है OnePlus 11, 12 निकलने दे, सस्ता हो जाएगा 11 तब खरीदना, पर अभी तो दाम चेंज नहीं हुआ। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि दाम चेंज होगा और उसकी वजह से आपकी डिमांड आज चेंज हो जा रही है। ये जो आप 4-5 पॉइंट देख रहे हैं ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड भी कुछ होता है, मतलब पूरे मार्केट की डिमांड को चेंज कर देता है, जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पूरे मार्केट की डिमांड को बदल देगा। मान लीजिए भगवान ना करे कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाता है और बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, या मान लीजिए कि कोई कंट्री में यूथ बहुत ज्यादा है, ओल्ड पीपल थोड़े रिलेटिवली कम है, जैसे भारत है 35 इज द एवरेज एज ऑफ इंडिया। सो आज अगर हम बोले तो रिलेटिवली इट्स अ यंगर नेशन, सो यंगर प्रोडक्ट्स की डिमांड रिलेटिवली ज्यादा होगी और ओल्ड लोगों वाली प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम। सिमिलरली बड़ी कंट्रीज लाइक चाइना, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, इंडिया तो अब चलिए लार्जेस्ट पॉपुलेटेड बन रहा है, पर मान लीजिए वेटिकन सिटी द लोएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका डिमांड और इंडिया का डिमांड में ज्यादा डिमांड तो ऑब्वियसली भारत का ही होगा। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, लोन वगैरह अगर अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आपके पास एक एडिशनल परचेजिंग पावर आ जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है। अगर लोन वगैरह अवेलेबल नहीं है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपकी डिमांड गिर जाती है। ये फिर बोल रहे हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि अमीर और गरीब में बहुत फर्क है,
अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो ज्यादा जो है लग्जरी गुड्स ही डिमांड किए जा रहे हैं। पुअर के पास तो पैसा ही नहीं है, कहां से डिमांड करेंगे, तो डिजायर बन के रह जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बोले कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी इक्वल है, अमीर और गरीब में उतना वास्ट डिफरेंस नहीं है, तो सब चीज का गुड्स का डिमांड रहेगा। तो ये 3 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट उधर। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और भी 2-3 पॉइंट मिल सकते हैं, पर प्राइमरली फैक्टर्स यही रहते हैं, प्राइस एंड अदर्स। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। whenever you will state the law of demand, you will say other things remaining constant, other things remaining constant. If price falls, quantity demanded extends. If price rises, quantity demanded falls. आप इसको other things remaining constant को लैटिन में ceteris paribus भी बोलते हैं। तो घबराइएगा मत, कोई हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है। बोल रहा है कि अदर थिंग्स, मतलब वो जो 10 पॉइंट आपने किए मेरे साथ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखें और फिर दाम कमे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। जब इसी लॉ को आप न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं, 10 पे 5, 9 पे 6, प्राइस क्वांटिटी, इसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल, द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। और कुछ नहीं है, नंबर में लेके आ गए आप, देखो दाम कमा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। एक जन का देख रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर हम बोले नाना पूरे गांव का देखना है, सबका बताओ, सबका जोड़ दो, इसका 50 60 हो गया, इसका 6 15 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं तीनों को मिलाकर ये बन गया आपका 61, और ये हो गया 66 + 15 71, 81 सॉरी, ये बन गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर आप इन्हीं को प्लॉट करें ग्राफिकली, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली प्लॉट करने चले जाते हैं तो हम बोलते हैं बन जाता है हमारा वर्ल्ड फेमस डिमांड कर्व। यहां पर लेते हैं हम प्राइस, यहां पर हम लेते हैं क्वांटिटी, और ये बन जाता है हमारा डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व जो है वो लीनियर है, यहां पर आप चाहें तो एक नॉन लीनियर कर्व भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब फ्री हैंड लाइन, स्ट्रेट नहीं होगा। तो वही प्राइस क्वांटिटी का एक्सेस में रहेगा, दैट्स इट। इसके बाद अगर आप हम लोग जाएं तो बोलते हैं भाई ये बताओ तो सही कि प्राइस के कम हो जाने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बढ़ता है, प्राइस के बढ़ जाने पर क्वांटिटी डिमांडेड गिर क्यों रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला पॉइंट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब जब कोई चीज का दाम कम हो जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हमारे पॉकेट में पैसा बच जाता है। प्लीज ये मत समझिए कि हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारा रियल इनकम में चेंज आता है। इनकम का चेंज तो अलग है, यहां पर प्राइस में चेंज आया है, दाम कमा है, इसीलिए हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं। जब हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं क्यों, क्योंकि दाम कमा तो हमारी पॉकेट में पैसे बचे इसीलिए हम ज्यादा खरीद रहे हैं। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है कि क्योंकि किसी का दाम कमा, वो दूसरे कमोडिटी से रिलेटिवली चीपर हो गया, तो वो छोड़कर हम इधर आ जाएंगे। फिर बोल रहा हूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं बदल रहा है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में चेंज है, वो रिलेटिवली चीपर हो गया है दूसरे कमोडिटी से। अब क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर है इसीलिए हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। इन दोनों को मिलाकर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है प्राइस इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। फिर उन्होंने बोला एक और कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब है कभी अगर आप कोई कमोडिटी कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते जाएंगे, एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट यू विल डिराइव फ्रॉम इट विल फॉल। मतलब कोई चीज जिसको आपको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे उससे आपका सेटिस्फैक्शन गिरता जाएगा। जो हिंदी में कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, लॉ ऑफ डीएमयू भी वही बोलता है कि आपको अब दाल बराबर लग रहा है घर का चिकन भी। पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू के साथ रिलेटेड क्यों है, बोल रहा है क्योंकि आप ज्यादा खरीदते हो। देखिए ना क्या गजब का बात बोल रहा है, क्योंकि आप ज्यादा खरीदते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी में एक फॉल आता है।
आपको सेटिस्फैक्शन रिलेटिवली कम मिलता है। और अब क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन गिर रहा है, आप कंज्यूमर को बोलते हैं दाम कम करो। कोई भी बार्गेनिंग इमेजिन करिए कि अच्छा भैया कितना रुपया केजी आलू, बोलता है 15 रुपया, अच्छा हम 10 केजी लेंगे, कितना में देंगे आप? क्यों बोलते हैं आप ये बात? मत बोलिए होलसेल, होलसेल होता है 100 केजी, 20 केजी, 200 केजी। आप बोल रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा लेते हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है, तो उस फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कॉम्पनसेट करिए और दाम कम करिए। अच्छा, बच्चे बहुत प्यारे हैं, क्या बोलते हैं कि यार हमने तो कभी लॉ ऑफ डीएमयू नहीं पढ़ा था, और अंकल जो बैठे हैं धोती लुंगी में, उनको तो लॉ ऑफ डीएमयू नहीं आता। तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि वो लॉ ऑफ डीएमयू के लिए ही दाम कम कर रहे हैं? देखिए, उनको तो शायद ग्रेविटी का भी लॉ नहीं आता, तो अगर आप उनको छत से फेंकेंगे थोड़ी ना बोलेंगे अरे हमने ग्रेविटी पढ़ा नहीं है तो हमको अप्लाई नहीं करता। अप्लाई तो सर करता है, यूनिवर्सल लॉ है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है वो ऑब्जर्वेशनल है। एक है सेवरल यूजेस। कोई भी कमोडिटी सोचिए जिसके सेवरल यूजेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कंपोजिट डिमांड। अगर तो इन चीज़ों का दाम कम होने लगता है, हम क्या करते हैं जानते हैं? वैक्यूम क्लीनर भी ले लेते हैं, हम बोलते हैं डिश वॉशर में ही फिर धो लेते हैं, यूटेंसिल्स, वॉशिंग मशीन यूज़ करने लगते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ों का दाम कम होने लगता है, हम नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी इनको सब्सटीट्यूट करने लगते हैं। दैट इज सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे जैसे ही दाम कमने लगते हैं, लोगों का जो डिजायर है वो डिमांड में कन्वर्ट होने लगता है। मे भी 10,000 में आप नहीं लेते, 9 में लेते, तो 9 होते ही आपका डिजायर डिमांड में चेंज हो गया। मे भी आप 8 में लेते, तो जैसे ही 8,000 पे आएंगे तो फिर डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 मार्क का एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आप और आगे बढ़े, जैसे आपने पहले पढ़ा डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर सर आ जाता है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता? पहला, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। वैसे तो मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया है, पर मैं तो भी याद दिलाना चाहूंगा, शो ऑफ गुड्स पर जब इनका दाम बढ़ता है तो आप इनको ज्यादा खरीदना चाहते हैं, सो दे आर डिमांडेड मोर बिकॉज दे शो द वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन। देन वी हैव वेवलन इफेक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। कोई भी चीज का अगर आप कोई क्वालिटी से लिंक करना चाहते हैं उसका प्राइस को, मतलब फॉर एग्जांपल अरे ये तो दाम बढ़ गया तो अच्छा ही होगा, ये वाली जो सोच है हमारी, ये लॉ ऑफ डिमांड के मुंह पे तमाचा है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दाम कम हो गया कम खरीदो, आप बोल रहे हैं दाम बढ़ा है अच्छा हो गया चलो और खरीदो। सो ये भी एक एक्सेप्शन है। गिफ्ट एंड गुड्स, देखिए मेरे को लगता है कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो मेरे चैनल पे है, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं और उसमें बहुत अप्रिसिएशन भी है। सो आप आई वुड सजेस्ट कि गिफ्ट एंड गुड्स को मैं नहीं समझा पाऊंगा इतने शॉर्ट में, आप उस पर अलग 10-15 मिनट का वीडियो है, ज़रूर से देखिएगा। इमरजेंसीज में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं आता। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो आपकी, अगर दाम कमा है क्या करना चाहिए? खरीदो, बोलता ना ना और गिरेगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक डिटर्मिनेंट भी है और एक एक्सेप्शन भी। फिर लास्ट क्वेश्चन जहां पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है इज मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। जो बेस्ट पार्ट है आप पढ़ के आए हैं मेरे साथ। मूवमेंट का मतलब है चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट, और ये सर है अदर्स चेंजिंग, दाम कांस्टेंट है। फिर आता है यहां पर, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है चेंज इन क्यूडी। इसको क्या बोला जाता है? चेंज इन डी। इसको क्या बोला जाता है? दाम कमे तो एक्सटेंशन, और इधर अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आए तो इंक्रीज, अगर क्वांटिटी कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन, और उधर कम हो जाए तो डिक्रीज। डायग्रामेटिकली भी एक बार बात कर लेना चाहिए आपके साथ। मान लीजिए आप इधर मूवमेंट दिखा रहे हैं और इधर आप शिफ्ट दिखा रहे हैं। शिफ्ट दिखाना बहुत ही आसान है, 2 डायग्राम बना लेने हैं आपने बस। एक राइटवर्ड शिफ्ट हो गया इधर इंक्रीज, और एक हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज। अगर मूवमेंट आप देखना चाहते हैं तो इन दामों पर हम इतना लेते थे, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 5 था, प्राइस बन गया 12, क्वांटिटी देखिए सर गिर गया 4 पे आ गया। ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, याद रखिए अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड मूवमेंट है एक्सटेंशन, राइटवर्ड शिफ्ट है इंक्रीज। प्राइस हो गई 8 रुपए, उसकी वजह से आप ले रहे हैं 6। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये है
सॉरी कॉन्ट्रैक्शन था ये, मेरे से भूल हुई, और ये है एक्सटेंशन। सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्राइस बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्राइस कमने पर एक्सटेंशन हुआ, और यहां पर इंक्रीज और यहां पर डिक्रीज। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर 10 से 12 होता है तो 5 से 4, उसका नाम हम रखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और अगर 10 से 8 हो जाए, दाम कम हो जाए, तो उसका नाम हम रखेंगे एक्सटेंशन। आई होप आपका डिमांड कंप्लीट होता है। एक बार बुक से टेक्स्ट से रीड करना कंपलसरी है। आई होप दिस हेल्प्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।